यार इंद्र जी, थोड़े ना पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि मेरे को थोड़ा सा पर्सनल यूज़ है एंड थोड़ा सा एक्सेस कैश भी चाहिए था घर पे। तो पॉसिबल है कि कुछ मिल पाएगा? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास एक्सेस कैश पड़ा है। बट एक ही कंडीशन होगी यार उसमें, कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी ना मैं आपसे मांगूंगा, आप प्लीज़ मुझे दे देना था। तो ठीक है, आप कल सुबह मेरे घर भिजवा देना। बट आपकी कंडीशन क्या थी कि जब भी ज़रूरत होगी तो तो आपको मैं आप, कैश वापस कर दूँ? यस यस बिल्कुल। ठीक है जी, तो आप कल सुबह घर पे कैश भिजवा देना। डन डन, ठीक है। हाय मोहित। मुझे ना एक घर खरीदना था, तो उसके लिए मैं होम लोन ढूंढ रहा हूँ। तो क्या आपके पास इसको एक्स्ट्रा मनी है जिसको मैं 10 साल के बाद आपको रीपे कर दूँ, या 10 साल तक ईएमआई में रीपे कर दूँ? एक्स्ट्रा मनी तो है, पर आपकी क्या कंडीशन है, कितने साल में आप वापस करेंगे मेरे को? 10 साल तक का ईएमआई में कन्वर्ट करके आपको पेमेंट करूँगा। पर एक कंडीशन है मेरी साइड से कि उस पर जो मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा वो कुछ 11.5-12% के आसपास होएगा। तो आपको मंजूर है? कोई इशू नहीं है, चलेगा। ठीक है शुभम, तो कल सुबह आप घर आके मुझसे जो पैसे हैं तो आप मुझसे ले लेना, जाके अपना घर ले लेना। बट 10 ईयर्स में आप पूरा कैश मेरे को वापस कर दो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ग्रेट। यार मोहित, जो मैंने आपको पैसे दिए थे ना, मुझे बहुत अर्जेंट नीड आ गई है यार। आप प्लीज़ वो पैसे मुझे वापस कर दो। पर हरिंदर जी, वो पैसे तो मैंने आगे किसी और को दे दिए क्योंकि शुभम को घर खरीदना था। तो आपको पता ही है शुभम कौन है। एंड वो कह रहे कि 10 साल बाद पूरे पैसे वापस करेगा। बट मुझे तो बहुत अर्जेंट नीड है यार, मुझे आज ही चाहिए पैसे। Now, this is what you call an asset liability mismatch when it comes to the world of finance. एसेट लाइबिलिटी मिसमैच कैसे होता है? इज दैट व्हेन आपके एसेट की ड्यूरेशन और लाइबिलिटी की ड्यूरेशन में डिफरेंस हो। जैसे यहाँ पे अगर मैंने पैसे हरिंदर जी से लिए, एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर मैं हरिंदर जी का एग्जाम्पल लेता हूँ तो उन्होंने कहा था कि उन्हें पैसे हो सकता है कभी भी चाहिए हो। बट मैंने आगे से पैसे दे दिए शुभम को फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स क्योंकि उसको अपने लिए घर खरीदना था। ये इंडिया में भी 2017 टू 2018 के बीच में एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी साथ हुआ था। सिमिलर सिनेरियो कुछ सिलिकॉन वैली बैंक के साथ यूएस के अंदर हुआ है, जिसको हम अब डिटेल के अंदर समझेंगे। हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। होपफुली आपको एसेट लाइबिलिटी मिसमैच का जो मीनिंग है इस स्टोरी से बहुत क्लियर हो गया होगा। तो जब हम एसेट लाइबिलिटी मिसमैच की बात करते हैं तो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिलिकॉन वैली बैंक एंड सिलिकॉन वैली बैंक फेल कैसे हुआ, उसका वाइडर मार्केट्स पे क्या रिप्रिकॉशन होएगा, इन्वेस्टर्स के लिए इसमें से क्या की लर्निंग्स है, एंड इंडियन मार्केट्स पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक कहाँ से हेडक्वार्टर था एंड क्या यहाँ पे रिस्क थे। तो सिलिकॉन वैली बैंक एक्चुअली कैलिफोर्निया से हेडक्वार्टर था। एंड सिलिकॉन वैली बैंक में एक जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन भी था कि जो न्यू एज कंपनीज हैं एंड जो न्यू एज स्टार्टअप्स हैं ये ज़्यादातर इनके डिपॉजिट्स ले रहा था। तो एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो 2021 के अंदर अगर आप सिलिकॉन वैली बैंक के डिपॉजिट्स देखते हैं तो डिपॉजिट्स जंप्ड फ्रॉम 102 बिलियन टू ऑलमोस्ट 189 बिलियन, क्योंकि जो वेंचर कैपिटल जो वेंचर कैपिटल का एक्सेस फ्लो हो रहा था एंड काफ़ी सारे न्यू एज जो स्टार्टअप्स थे उनके यूएस के अंदर आईपीओ आ रहे थे। बट अब इतना ज़्यादा पैसा आने लगा तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर जब हम बैंक्स की बात करते हैं। एक तो होते हैं बल्क डिपॉजिट और एक तो होते हैं रिटेल डिपॉजिट्स। तो आपके बल्क डिपॉजिट कौन से डिपॉजिट होते हैं? तो बल्क डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं, सपोज करते हैं इंडिया में कोई बैंक है जिसके पास ऑलमोस्ट 50 करोड़ का डिपॉजिट मनी रेज्ड है, पर वो जो 50 करोड़ का डिपॉजिट मनी रेज्ड है वो सिर्फ तीन ही डिपॉजिटर्स हैं उन्होंने उसमें पैसा डाला है। दैट इज ऑन एन एवरेज एक जो डिपॉजिटर है उसका वहाँ पे 16.5 करोड़ के आसपास वहाँ पे ऑलमोस्ट पैसा डाला हुआ है, 16.7 करोड़ के आसपास। Whereas let's take the second situation। सेकेंड सिचुएशन क्या है कि एक और बैंक है जहाँ पे 50 करोड़ के आसपास उन्होंने रेज करे डिपॉजिटर से, बट यहाँ पे अब 50 लाख्स का यहाँ पे काफ़ी सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो रिटेल डिपॉजिटर्स हैं, ऑलमोस्ट 100 ऐसे रिटेल डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने उसमें 50 लाख रुपीज़ डाले हैं। तो दोनों सिनेरियोज में क्या आएगा, अगर बल्क डिपॉजिट वाले केस में अगर एक भी डिपॉजिटर ने आके विड्रॉ कर लिया तो बैंक के लिए एसेट लाइबिलिटी मिसमैच और प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट।
वेराज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर 50 लाख रुपीस का जो एक रिटेल डिपॉजिटर है, अगर एक भी आके पुल आउट कर जाता है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी एज कंपेयर टू जो बल्क डिपॉजिट में प्रॉब्लम होती है। तो एग्जैक्टली दिस प्रॉब्लम स्टार्टेड इन द केस ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक में जितने भी डिपॉजिटर्स थे दैट वाज इन बल्क डिपॉजिट्स। तो यूएस के अंदर अकॉर्डिंग टू FDIC तो वहाँ पे आपके जो डिपॉजिट्स होते हैं इंश्योर्ड होते हैं यूएस में, बट कहाँ तक इंश्योर्ड होते हैं? अप टिल $250,000। वेराज यहाँ पे ऑलमोस्ट 97% जो डिपॉजिट्स थे इन द केस ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक, दोज डिपॉजिट्स वर बल्क डिपॉजिट्स, माने वो डिपॉजिट्स थे जिनका अमाउंट $250,000 से ऊपर था। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि पूरा का पूरा बल्क डिपॉजिट्स था। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, जो हमने फिगर देखी कि ऑलमोस्ट 102 to 108 बिलियन डॉलर से इनके जो डिपॉजिट्स थे ऑलमोस्ट दे वेंट अबव 180 बिलियन डॉलर्स विद इन अ ईयर। तो माने डिपॉजिट्स में मोर देन 80% का जंप आया। पर डिपॉजिट्स में जो 80% का जंप आया, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई कि आप आगे लोन तो दे नहीं पा रहे, आपको पास 80% का डिपॉजिट्स का जंप आ गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी एसेट लाइबिलिटी मिसमैच की, जिसकी वजह से यूएस का जो 16th लार्जेस्ट बैंक था दैट एंडेड अप फेलिंग। एंड रिसेंटली जो बैंक के डिपॉजिटर्स हैं उनका जो यूएस गवर्नमेंट एंड फेड ने एक पूरा प्लान करा बेल आउट का, जो एक्चुअली में किसी डिपॉजिटर का पैसा नहीं डूबा। बट एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हुआ कैसे? तो जब सिलिकॉन वैली बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी आई या एक्सेस पैसा आया तो उन्होंने उसका क्या करा कि हेल्ड टिल मैच्योरिटी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करा। तो हेल्ड टिल मैच्योरिटी का क्या मतलब होता है? माने वो बॉन्ड्स जो आप यू विल बी होल्डिंग टिल द मैच्योरिटी पीरियड, माने जब तक उनका एंड नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखते हैं तो ये सिलिकॉन वैली बैंक की बैलेंस शीट है, जिसपे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा हेल्ड टिल मैच्योरिटी सिक्योरिटीज एट नेट कैरी वैल्यू। तो यहाँ पे आपको यूएस एजेंसी के डिबेंचर्स दिखेंगे, फिर आपको एजेंसी इशूड MBS दिखेंगे विच इज मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, माने आप उन सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनका कैश फ्लो इज बेस्ड ऑन मॉर्गेज माने हाउसिंग लोन्स। देन एजेंसी इशूड CMO दिखेंगे दैट इज कोलैटरलाइज्ड मॉर्गेज ऑब्लिगेशंस, फिर एजेंसी इशूड CMO वेरिएबल रेट दिखेगा। तो इन टोटल अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट $80 बिलियन से ज्यादा अमाउंट सिलिकॉन वैली बैंक ने क्या करा कि टू रीच आउट फॉर अ यील्ड, माने टू गेट हायर इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि हम 2020-2021 में एक लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में थे जहाँ पे यूएस फेड का जो इंटरेस्ट रेट था, अगर यूएस के अंदर आप पैसा डालते किसी बैंक के अंदर तो बेयरली इंटरेस्ट रेट 0 to 0.5% के बीच में था। तो टू रीच आउट फॉर अ यील्ड, टू रीच आउट फॉर अ हायर इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे क्या करा सिलिकॉन वैली बैंक ने कि 10 ईयर मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी में मोर देन $80 बिलियन जाके इन्वेस्ट कर दिए। एंड ये $80 बिलियन किसके थे? डिपॉजिटर्स के। किस अजम्पशन पे इन्वेस्ट करें कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे नहीं, एंड सेकेंड अजम्पशन क्या थी कि हम पे बैंक रन नहीं होएगा, कि डिपॉजिटर्स आके हमसे पैसा नहीं निकालेंगे। बट इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो अजम्पशन थी दैट प्रूव टू बी रॉन्ग, बिकॉज 2021 से लेके 2023 के बीच में ऑलमोस्ट 9 इंटरेस्ट रेट्स की हाइक हुई बाय यूएस फेड, क्योंकि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गई। इन्फ्लेशन और ओवरहीटेड इकोनॉमी की वजह से जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने स्टार्ट हुए, जो आज ऑलमोस्ट 5% के आसपास पहुंच गए, तो बॉन्ड्स की जो वैल्यू थी वो गिरती गई। क्योंकि अगर आप याद रखेंगे तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है जो मैं आपके लिए बता दूं, हायर द इंटरेस्ट रेट्स लोअर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स, लोअर द इंटरेस्ट रेट्स हायर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स। जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स की बात करते हैं जो विच आर लॉन्गर टेन्योर इन नेचर, जो 5 ईयर्स से ज्यादा के होते हैं, तो आप ये देखेंगे कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी क्या करते हैं जो बॉन्ड में इन्वेस्टिंग करते हैं, कि जब इंटरेस्ट रेट्स घटने वाले होते हैं, जब इन्फ्लेशन पीक आउट करती है, तो वो जो लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स हैं उनके अंदर चले जाते हैं, बिकॉज दे नो कि बॉन्ड्स की जो प्राइसेस हैं दे विल अप्रिशिएट, क्योंकि जो प्रेजेंट वैल्यू होती है बॉन्ड्स की वो इट एंड्स अप इंक्रीजिंग जैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करता है। वेराज ऑपोजिट होता है जब इंटरेस्ट रेट आपके इंक्रीज करते हैं, और इंटरेस्ट रेट कब इंक्रीज करते हैं? जब इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाए, क्योंकि सारे सेंट्रल बैंक्स दे टारगेट इन्फ्लेशन। तो जैसे ही इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आती है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स है दैट एंड्स अप डिक्रीजिंग। तो यही हुआ कि लास्ट 2 ईयर्स में जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स वर हाइक्ड 9 टाइम्स, तो बॉन्ड्स जो सिलिकॉन वैली बैंक की बैलेंस शीट पे थे मोर देन $80 बिलियन के, जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज थी, तो जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज की वैल्यू थी वो घटते गई। तो इसकी जो खबर थी बहुत सारे उनके डिपॉजिटर्स है उनको होने लगी, क्योंकि बैलेंस शीट पे तो आप देख ही सकते हैं। तो कुछ डिपॉजिटर्स ने पैसा वहां से अपना निकालना स्टार्ट कर दिया। तो हमने क्या बात करी थी? बल्क डिपॉजिटर्स है। तो माने एग्जाम्पल देता हूं, तो यहाँ पे रोकू एक अमेरिकन कंपनी है,
एंड roku का मोर देन $480 मिलियन का डिपॉजिट था सिलिकॉन वैली बैंक के साथ। तो आपको आइडिया मिल सकता है अगर एक कस्टमर आके $400 मिलियन निकाल ले, $150 मिलियन निकाल ले, तो बैंक पे क्या इंपैक्ट हो सकता है। सिमिलरली जब आप रोब्लॉक्स की बात करते हैं, वो भी एक अमेरिकन कंपनी है एंड उन्होंने ऑलमोस्ट $150 मिलियन का डिपॉजिट उनका सिलिकॉन वैली बैंक के साथ है। सो अगेन दैट गिव्स यू एन आइडिया कि कितना बल्क डिपॉजिट इन नेचर है। तो जैसे ही कुछ डिपॉजिटर्स ने पैसा निकाला, बिकॉज इनके पास लिक्विडिटी नहीं थी, तो यहाँ पे एक एसेट लाइबिलिटी मिसमैच क्रिएट हुआ। रिमेंबर इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो कि जब मैंने हरिंदर जी से लोन लेके आगे 10 ईयर्स के लिए लोन दे दिया एंड वापस जब हरिंदर जी मुझसे पैसा मांगने आए तो मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे, कुछ सिमिलर केस यहाँ पे हुआ। पर सिलिकॉन वैली बैंक को अपने बॉन्ड्स के ऊपर मार्क टू मार्केट लॉसेस भी लेने पड़े एंड फोर्सफुली दे बिकेम अ सेलर ऑफ द बॉन्ड्स एज वेल। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब आप बॉन्ड्स को लॉस पे बेच रहे हैं, पहले तो आपका क्या इरादा था कि आप होल्ड टिल मेच्योरिटी करेंगे। अगर आप बॉन्ड्स को मेच्योरिटी टिल होल्ड करते, माने 10 साल तक होल्ड करते, तो उस सिनेरियो में क्या होता कि आपको मार्क टू मार्केट लॉसेस नहीं, जो भी आपका 1.4% का यील्ड था वो आपको मिल जाता। बट उससे पहले क्योंकि बॉन्ड के प्राइसेस गिर गए, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, तो जो मार्क टू मार्केट लॉसेस थे उनको आपको करना पड़ा रियलाइज। एंड जैसी रियलाइजेशन हुआ तो बैलेंस शीट अगर आप बैंक की देखते हैं तो कभी भी बैंक को मार्क टू मार्केट लॉसेस रियलाइज करने होते हैं, तो बैंक्स के केस में आपको याद रखना पड़ेगा कि रेगुलेशन क्या कहती है कि आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इक्विटी तो हमेशा बैलेंस शीट का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्योंकि इक्विटी के ऊपर डायरेक्टली हिट हुआ मार्क टू मार्केट लॉसेस की वजह से, तो सिलिकॉन वैली बैंक ने $2.2 बिलियन का शेयर सेल अनाउंस करा, ताकि जो अंडर कैपिटलाइजेशन थी, माने जब भी आपकी इक्विटी पे हिट आता है इन केस ऑफ बैंकिंग, तो बिकॉज ऑफ सर्टेन रेगुलेशंस आपको इक्विटी को शोर अप करना पड़ता है। तो जैसे ही उनका इक्विटी सेल का प्रोग्राम अनाउंस हुआ कि वील बी सेलिंग मोर देन $2 बिलियन ऑफ शेयर्स, तो उस टाइम पे एग्जैक्टली क्या हुआ, द स्टॉक प्राइस फेल बाय 60% बिकॉज इन्वेस्टर्स डिडंट वांट टू सी इट पैन आउट एंड जो डिपॉजिटर्स थे दे स्टार्टेड फ्लाइंग अवे। जैसे डिपॉजिटर्स स्टार्टेड फ्लाइंग अवे, स्टॉक फेल बाय अनदर 60% एंड यूएस रेगुलेटर ने जो बैंक का स्टॉक ट्रेड हो रहा था उसको एकदम फ्रीज कर दिया। अब यूएस की बैंकिंग इंडस्ट्री के केस में क्या है कि वहां पे कुछ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, लाइक जेपी मॉर्गन हो गया, सिटी ग्रुप हो गया, HSBC हो गया। उसके बाद बहुत सारे रीजनल बैंक्स हैं, जैसे हमने सिलिकॉन वैली बैंक का एग्जाम्पल दिया। तो ये जो कंटेंजियन रिस्क था, इसका स्प्रेड होने का बहुत जो यूएस की गवर्नमेंट है, फेड है एंड FDIC है, उनको डर लगने लग गया। एंड अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली में सम ऑफ द बैंक्स लाइक फर्स्ट रिपब्लिक ऑल्सो फेल बाय 60% इंट्राडे, वेयरएज फर्स्ट रिपब्लिक की फ्रेंचाइजी एक्चुअली में बहुत अच्छी है, बट फिर भी वहां पे एक कंटेजियन का रिस्क होने लग गया कि इनके पास भी कई बल्क डिपॉजिट्स हुए, इनकी बैलेंस शीट पे भी अगर हेल्ड टिल मैच्योरिटी एसेट्स हुए, सो देन इट कुड लीड टू अ ह्यूज रिस्क। अगर यूएस गवर्नमेंट या फिर अगर फेड या फिर FDIC उस टाइम पे स्टेप इन करके एक्ट नहीं करता, तो एक कंटेजियन रिस्क बहुत तेजी से बढ़ जाता एंड दिस वुड हैव रिमाइंडेड अस ऑफ 1930s ग्रेट डिप्रेशन। जब 1929 और 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, तो सारे बैंक्स के ऊपर बैंक रन होना स्टार्ट हो गया था एंड जैसे बैंक्स फेल करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे वैसे इकोनॉमी फेल करना स्टार्ट कर देती है। तो FDIC, यूएस फेड एंड साथ साथ अगर अब यूएस गवर्नमेंट की बात करें, तो तीनों ने आके अनाउंस करा, तो कॉन्फिडेंस दिया वापस पब्लिक को कि पब्लिक का जो भी पैसा है, माने जो भी डिपॉजिट है, वैसे तो $250,000 तक की आपकी इंश्योरेंस है अकॉर्डिंग टू FDIC, बट सिलिकॉन वैली बैंक में जिस भी डिपॉजिटर का पैसा है वो फेल नहीं होएगा, सारे डिपॉजिटर्स को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। So this was done to reassure all the like public in US, ताकि वहां पे बहुत तेजी से विड्रॉल ना स्टार्ट हो जाए। सो दिस वॉज द इंटायर सिनेरियो जो सिलिकॉन वैली बैंक साथ हुआ है एंड ये सिचुएशन अभी भी इवॉल्व कर रही है, क्योंकि पूरा कॉन्फिडेंस जो बाकी के लेंडर्स हैं उनमें अभी आ जाना चाहिए, जो बाकी के रीजनल लेंडर्स हैं, लाइक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का एक एग्जांपल हो गया, जिनके स्टॉक प्राइस आई थिंक आप वीडियो आज देख रहे होंगे तो कल इंट्राडे ऑलमोस्ट 35 to 40% इंट्राडे अप थे। सो अगेन स्टॉक प्राइस यहाँ पे आपको एक अच्छा इंडिकेशन दे सकता है, क्योंकि बैंक की एक करेंसी उसका स्टॉक प्राइस ही होता है, बिकॉज स्टॉक प्राइस को आप बार बार डाइल्यूट कर करके अपनी बैंक की जो इक्विटी बेस है उसको बिल्ड करते रहते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर कि नेक्स्ट 1 to 1 वीक काफी ज्यादा क्रूशियल हो सकता है फॉर अ लॉट ऑफ रीजनल लेंडर्स इन यूएस कि पब्लिक का यहाँ पे इंटरेस्ट रीअश्योर हो गया या नहीं हुआ। सो दिस इज विद व्हाट हैपेंड इन यूएस। अब इन्वेस्टर्स के लिए इसमें से हम क्या लर्निंग ले सकते हैं? पहली की लर्निंग इन्वेस्टर्स के लिए क्या ले सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि लास्ट 3 years में वर्ल्ड हैज बिकम वेरी वेरी वॉलेटाइल। तो पहले हम कहते थे कि वंस इन अ सेंचुरी इवेंट्स हो रहे हैं, बट वंस इन अ सेंचुरी इवेंट्स में अब पैंडेमिक हो गया, यूक्रेन रशिया वॉर होगी, फिर अब बैंक रन का एक लाइक सिनेरियो बना यूएस के अंदर। अगेन होएगा नहीं होएगा बैंक रन, विच होपफुली नहीं होएगा, बट अगेन दिस टेल्स यू
कि यू नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं किसी भी एक फैक्टर के ऊपर, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पोर्टफोलियो पे हालत ख़राब हो अगर उस फैक्टर में कुछ ख़राब हो जाए तो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया के अंदर अगर आपने बहुत सारी आईटी कंपनीज ली होती हैं, फार्मा कंपनीज ली होती है 2021 में, तो अगेन आपके पोर्टफोलियो का शायद से रिटर्न उतना अच्छा नहीं बनता, राइट। सो अगेन दिस इज एन आइडिया दैट बी डाइवर्सिफाइड बिकॉज वर्ल्ड हैज बिकम वेरी वेरी वॉलेटाइल इन लास्ट 2 to 3 years। सेकेंड की अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टर्स के लिए क्या है कि वेन एवर यू आर डीलिंग विद लेवरेज एंटिटीज, चाहे आप बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप एनबीएफसीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो ऑलवेज बी कॉग्निजेंट ऑफ रिस्क, क्योंकि जब लेवरेज एंटिटीज हैं तो नंबर ऑफ जो रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ जाएगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड द रिस्क इनसाइड आउट एंड यू शुड एक्चुअली स्टिक टू योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। अगर आपको रिस्क नहीं समझ आता तो अगेन या तो एलोकेशन में लिमिट कीजिए ऐसे सेक्टर्स को, या फिर अगर आप ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं सो हैव एन एग्जिट स्ट्रैटेजी इन प्लेस। अगर एग्जिट स्ट्रैटेजी इन प्लेस नहीं है एंड स्टिल यू आर प्लेइंग विद फायर, देन इट कुड बी अ वेरी वेरी ह्यूज रिस्क फॉर योर पोर्टफोलियो एज वेल। सो दीज आर द 2 की लर्निंग्स जो आई थिंक इन्वेस्टर्स को समझनी चाहिए। एंड स्पेशली जो एग्जिट स्ट्रैटेजी की लर्निंग, आप सबके पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी तो होनी ही चाहिए, चाहे वो बहुत अच्छा कोई कंसिस्टेंट कंपाउंडर बिजनेस क्यों ना हो, चाहे वो किसी बहुत अच्छी इंडस्ट्री का बिजनेस क्यों ना हो। अगर आपके पास एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है तो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम्स तो होने वाली है। If you want to learn how to exit stocks, when to buy stocks and how to pyramid stocks, then in SOIC membership in level 4 हम आपको यही सिखाएंगे when to exit, when to buy and how to pyramid stocks। Because idea क्या है कि उस 10 hour की learning में आपके पास एक framework होएगा which will help you to also exit your long term investments in peace। कुछ ऐसे भी tools हैं उसके अंदर जो 10-20 years के लिए exit ही नहीं देते, then 1 या 2 months में आपकी exit आ जाती है and this will automate your journey of investing। एंड साथ साथ अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है देन ऑल्सो दैट इज अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप। To sign up for the SOIC membership, the link is given in the description below. Now finally coming to the impact on Indian markets. अगर आप इंडिया के केस में इम्पैक्ट देखते हैं तो आपको फर्स्ट चीज याद रखनी है कि इंडियन बैंक के केस में जो सोर्सेज ऑफ लाइबिलिटीज है ज्यादातर वो रिटेल का पैसा है। तो माने टर्म डिपॉजिट्स हैं या जो कासा है, दैट विल बी द मेजर मिक्स ऑफ द लाइबिलिटीज फॉर द बैंक्स। पर यहाँ पे होलसेल डिपॉजिट वाले कुछ बैंक्स भी होते हैं, तो होलसेल डिपॉजिट वाले बैंक्स में तो वैसे हमें चेक करना चाहिए कि लाइबिलिटीज के अंदर होलसेल डिपॉजिट्स कितने हैं। बट यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे इन केस ऑफ एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक का मैं आपके साथ एक छोटा सा एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। वैसे इंडिया में 3 सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, दैट इज लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। एंड दीज 3 SIBs, इन तीनों SIBs के केस में कासा रेशियो काफी ज्यादा है एंड जो रिटेल एज अ सोर्स ऑफ मनी यानी माने जो ग्रैन्युलर सोर्स ऑफ डिपॉजिट है वो काफी ज्यादा है इन स्पाइट ऑफ जो अगर आप बाकी बैंक्स में भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे बल्क डिपॉजिट्स हैं, बट ज्यादातर जो इंडियन बैंक्स हैं इनके केस में ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स हैं, माने छोटे डिपॉजिटर्स हैं। अगर आप यहाँ एक्सिस बैंक के केस में देखते हैं तो टोटल डिपॉजिट कुछ 8,48,000 करोड़ का है, जिसमें से 3,77,713 करोड़ के कासा डिपॉजिट्स है, माने करंट अकाउंट जो खुले हुए हैं और सेविंग अकाउंट जो खुले हुए हैं। तो कासा इज 45% एंड टर्म डिपॉजिट्स 4,70,000 करोड़ के, जिसमें से रिटेल टर्म डिपॉजिट्स 2,90,000 करोड़ के आसपास के, नॉन रिटेल टर्म डिपॉजिट 1,80,000 करोड़ के आसपास के। सो दिस गिव्स यू एन आइडिया कि इंडियन बैंक्स के जो डिपॉजिट्स हैं वो बहुत ज्यादा ग्रैन्युलर है। तो फर्स्ट थिंग आपको ये याद रखनी है कि इंडियन केस में बैंक्स में इतना इंपैक्ट बिल्कुल नहीं दिख रहा, बट हाँ इंडियन केस में सेकंड इंपैक्ट क्या हो सकता है बैंक्स में कि अगर ग्लोबली जो लिक्विडिटी है वो थोड़ा बैंक्स या फाइनेंशियल सेक्टर से दूर रहे तो जरूर ये हो सकता है कि परसेप्शन हिट नेक्स्ट 1-2-3 क्वार्टर्स के लिए रह सकता है जब तक ये इशू परसिस्ट करता है, स्पेशली फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये एक इंपैक्ट जरूर हो सकता है। फाइनली अगर हम बात करेंगे कि इंडियन मार्केट्स आज कहाँ पे हैं, तो अगर इंडियन स्टॉक मार्केट्स की बात करते हैं देन यू विल फाइंड कि आज के केस में, सो दिस इज अ डैशबोर्ड दैट वी हैव मेड फॉर ऑल ऑफ यू। आज के केस में जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में लिक्विडिटी है, तो करंटली लिक्विडिटी माने कितना पैसा शेयर्स को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो लिक्विडिटी आज 1 ईयर अगो से काफी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू टुडे। तो इस वजह से आप देखेंगे बहुत सारे स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स आर फॉलोइंग विदाउट एनी वॉल्यूम्स, माने बिना वॉल्यूम्स के स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स गिर रहे हैं। सेकेंडली अगर आप देखेंगे कि हाउ मेनी स्टॉक्स आर अबव देयर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, माने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, माने मूविंग एवरेजेस होती है लास्ट 200 डेज के माने जो ट्रेडिंग डेज है उनसे एक मूविंग एवरेज बनाई जाती है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होती है, जो रिसेंट वाले डेज है उनको ज्यादा वेटेज दिया जाता है। तो इंडिया के केस में ओनली इस टाइम पे अगर आप चेक करेंगे तो ओनली 26.93% ऑफ द स्टॉक्स आर अबव देयर 200 EMA। ज्यादातर ऑन एन एवरेज 50% दो एक हमारी बीच की लाइन है,
Whereas 20 जून को जब मार्केट बहुत तेजी से क्रैश हुई थी, सिर्फ 15% ऑफ स्टॉक्स वर अबव देयर 200 EMA। यहाँ तक कोविड के टाइम पे भी सिर्फ 15% ऑफ द स्टॉक्स वर अबव देयर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। Whereas अभी भी इंडिया के केस में अगर हम चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट 26.93% ऑफ द स्टॉक्स आर बेयरली अबव देयर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर टू गेट एन आइडिया कि अभी हम स्लाइटली डाउनवर्ड्स टू बेरिश मार्केट के अंदर है। एंड एक्चुअली में जिनके पास 2-3 साल का होराइजन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल टाइम्स टू पुट इन एन SIP, टू गो फॉर अ लमसम इन्वेस्टमेंट। और जो भी आपको बिजनेसेस सस्ते लगते हैं उसमें आप देख सकते हैं, बिकॉज ये एक जो मेट्रिक है दिस वर्क्स ओवर एंड ओवर अगेन कि जब 200 EMA स्पेशली अगर सिर्फ 20% या 15% ऑफ द स्टॉक्स उसके अबव हो, सो देन अगेन दिस इज वन ऑफ द मेट्रिक्स दैट वर्क्स। देन सेकेंडली अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट कि कितने 52 वीक हाई और 52 वीक लो हो रहे हैं। तो लो की जो रेशियो है अगर आप देखेंगे तो 52 वीक लो धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं, वेराज अगर आप 52 वीक हाई की रेशियो देख रहे हैं तो 52 वीक हाई की रेशियो काफी तेजी से गिरते जा रही है। तो माने 52 वीक लो आज की डेट में ज्यादा बन रहे हैं एज कम्पेयर टू 52 वीक हाइज, बिकॉज मार्केट्स आर गोइंग थ्रू दिस डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रजेक्टरी। तो ये तो इंडियन मार्केट का आज टेम्परेचर चेक है। एंड अगर हम यहाँ पे निफ्टी की पी रेशियो भी चेक कर लेते हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया कि और हम टेम्परेचर चेक में क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं निफ्टी 50 की पी रेशियो आपके साथ खोलता हूँ। तो निफ्टी 50 की पी रेशियो भी 20 टाइम्स के आसपास आ गई है, विच इज क्लोज टू एवरेज। तो माने अगर ऑल टाइम कंसोलिडेशन होता है तो निफ्टी 50 की अगर पी रेशियो गोज बिलो 18 और 19 टाइम्स, देन इंडियन मार्केट्स विल स्टार्ट गेटिंग चीप अगेन। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इस वीडियो से आपकी क्या टॉप 5 की लर्निंग थी, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू लव्ड सच अ वीडियो जस्ट ड्रॉप अ हेल यस इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। होप टू कीप सीइंग यू इन such videos again and again. Thank you once again. Jai Hind.